अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का। जिससे पहला लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया था कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है एंड कैसे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में तीन किस्म के रिएक्शन इंटरमीडिएट हम मोस्टली डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी भी है लेकिन हम जो मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जिनको एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी को, उसमें जो सबसे पहला है वो है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिस्कस करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटाइन की है उतनी ज्यादा होगी। ये आई पॉजिटिव है, सॉरी ये आई पॉजिटिव ग्रुप है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई नेगेटिव ग्रुप। आई नेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे उतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। जनरली हम ऑर्डर पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, तो हम कहते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जब हम टर्शरी कार्बोकेटाइन को डिस्कस करते हैं तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, वो डायरेक्ट 3 अल्काइल ग्रुप के साथ लिंक है। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप जो है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करते हैं। और कार्बन पर जो प्लस का चार्ज है उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। जबकि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज होता है उस कार्बन के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं और दोनों उसको स्टेबल कर रहे होते हैं। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की निस्बत ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें 3 मिथाइल ग्रुप है। और अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उसको स्टेबल कर रहा है। जब हम मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं या मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। इस वजह से जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हमारे पास सबसे कम होती है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिंपल एक कार्बोकेटाइन है जिसको हम कहते हैं इथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन के साथ हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है ब्रोमो इथाइल कार्बोकेटाइन, जिसको हम अल्फा ब्रोमो इथाइल कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। अच्छा, अल्फा ब्रोमो इथाइल कार्बोकेटाइन के साथ मैं एक ले लेता हूँ अल्फा क्लोरो इथाइल कार्बोकेटाइन।
और अल्फा क्लोरो इथाइल कार्बोकेटाइन के साथ एक और मैं कार्बोकेटाइन ले रहा हूँ, फ्लोरो अल्फा फ्लोरो इथाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम ये सेकंड जो है, जो बी ऑप्शन हमने लिखा है, इसमें हम इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करें तो पहले केस में देखें ना, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी को। किसकी स्टेबिलिटी को? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। तो ब्रोमीन डिक्रीज करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये फर्दर फर्दर कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब क्लोरो वाले की देखें ना, स्टेबिलिटी उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ब्रोमो की स्टेबिलिटी क्लोरो से ज्यादा क्यों है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगी। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगी। तो जैसे जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो उतना स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में एक एग्जांपल को। लेट्स सपोज डिफरेंट सारे कार्बोकेटाइन है हमारे पास। लेट्स सपोज ये कार्बोकेटाइन है और ये हमारे पास गैमा फ्लोरो कार्बोकेटाइन। ये गैमा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लिंक है? फ्लोरो ग्रुप लिंक है। आगे हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, और ये जो कार्बोकेटाइन है ये बीटा फ्लोरो कार्बोकेटाइन है। गैमा बीटा किस वजह से कह रहा हूं? ये जो कार्बोकेटाइन वाली कार्बन है इसके साथ डायरेक्ट लिंक कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गैमा कार्बन। थर्ड है हमारे पास अल्फा फ्लोरो एन ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब अल्फा फ्लोरो एन ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में देखें क्या लिंक है हमारे पास? फ्लोरीन लिंक है। तो हमने कहा था जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नंबर ऑफ बॉन्ड मीन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखें, स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखें और स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखें, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में फ्लोरीन का जो डिस्टेंस है वो कार्बोकेटाइन से काफी ज्यादा है। तो मीन ये कार्बोकेटाइन पे मजीद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर पाएगा, ये करेगा तो लेस करेगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो कार्बोकेटाइन के करीब आ गया, और जैसे ही कार्बोकेटाइन के करीब आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो बीटा फ्लोरो है ये थोड़ा लेस स्टेबल हो जाएगा। और सेम अगर हम अल्फा फ्लोरो की बात करें तो उसमें डिस्टेंस और कम हो जाएगा, वो मजीद कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कार्बोकेटाइन से और कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा हमारे पास? गैमा फ्लोरो एन ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इसमें डी ऑप्शन को डिस्कस करें, सॉरी एक फोर्थ हमारे पास पॉसिबिलिटी है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रुप है कुछ एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, और एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन में एक में हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है, और वो हाइड्रोक्सल ग्रुप कौन सी कार्बन पे लगा है? बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है। दूसरे स्ट्रक्चर में इसी बीटा कार्बन पे कार्बोकेटाइन की, ये जो बीटा कार्बन है इसी कार्बन पे फ्लोरो ग्रुप लगा है। तो इसको हम क्या कहेंगे?
बीटा फ्लोरो एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। थर्ड में जो हमारे पास है ये एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, और इसमें अब जो बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लिंक है। तो पहले तो हमें ये सोचना होगा, जो हमने ऑर्डर लिखा था फर्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के, उसमें ये लिखा था कि जो नाइट्रो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन और हाइड्रोक्सल दोनों से ज्यादा है। अगर इनका मैं कुछ ऑर्डर लिखूं तो मैं कहता हूं जो नाइट्रो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हेलोजन से ज्यादा है। और हेलोजन का ज्यादा है किससे ज्यादा है? हाइड्रोक्सल ग्रुप से ज्यादा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो कार्बोकेटाइन को उतना अनस्टेबल कर देगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जितना कम होगा वो उतना कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा। तो मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप जो है वो सबसे कम है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सेकंड में फ्लोरीन है, एंड थर्ड में हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है। तो हमारे पास सिंपल था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। जो सेकंड इंटरमीडिएट है हमारे पास वो है फ्री रेडिकल। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली जो हम फ्री रेडिकल डिस्कस करते हैं उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस पर होता है? कार्बन एटम पर होता है। तो कार्बन एटम पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सेम हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है फ्री रेडिकल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले ग्रुप के। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेंगे जो ग्रुप, वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देंगे, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी ग्रुप लग गया फ्री रेडिकल के साथ तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करवा देगा? डिक्रीज करवा देगा। फॉर एग्जांपल पहला केस हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि एक जो केस है हमारे पास इसमें जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल, और प्राइमरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू सिंपल मिथाइल रेडिकल। टर्शरी फ्री रेडिकल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? इन केस ऑफ टर्शरी फ्री रेडिकल ये जो कार्बन है जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो इसको इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करने की वजह से इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देते हैं। इन केस ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं फ्री रेडिकल कार्बन को, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी टर्शरी फ्री रेडिकल से कम होती है। अगर हम प्राइमरी फ्री रेडिकल की बात करें तो प्राइमरी फ्री रेडिकल में हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। तो इथाइल फ्री रेडिकल में एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उस फ्री रेडिकल पे
जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये देखें तो जो टर्शियरी अल्काइल लाइड है उसमें 3 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल लाइड में 2 अल्काइल ग्रुप और प्राइमरी अल्काइल लाइड में 1 अल्काइल ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है। किस तरह स्टेबलाइज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इन केस ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा, तो मिथाइल जो फ्री रेडिकल है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? सबसे कम हो जाएगी। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो क्या करता है स्टेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्राइमरी फ्री रेडिकल, जिसको हम सिंपल कहेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। एक हम कहते हैं अल्फा फ्लोरो इथाइल फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल वाली कार्बन है CH2, और ये जो आपके पास है इस कार्बन पर क्या लग गया हमारे पास? एक फ्लोरीन लग गया, तो ये बन गई अल्फा फ्लोरो। ये अल्फा है और ये फ्री रेडिकल है, इस कार्बन पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा फ्री रेडिकल के केस में। ये अल्फा फ्लोरो इथाइल फ्री रेडिकल। अब यहां पे मैं लिखता हूं अल्फा सयानो इथाइल फ्री रेडिकल, और यहां पे मैं लिखता हूं अल्फा नाइट्रो इथाइल फ्री रेडिकल। अगर हम यहां पर ये देखें तो यहां पर ये ग्रुप जो है वो कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को डिक्रीज करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कौन रखेगा? तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट रखता है इन तीनों में से वो नाइट्रो है। और नाइट्रो के बाद जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखता है वो सयानो है, नाइट्रिल है, और नाइट्रिल के बाद जो आएगा वो फ्लोरीन आएगा। और यहां पर ये देखें, यहां पर तो कोई ऐसा ग्रुप लगा ही नहीं है, सिर्फ मिथाइल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको स्टेबल करेगा। इसकी अगर हम स्टेबिलिटी आर्डर की बात करें तो ये जो नाइट्रो वाला है इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, ये फ्री रेडिकल को सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। जबकि ये जो सयानो है इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो ये उससे कम अनस्टेबल करेगा। और फ्लोरीन का सबसे कम है, तो ये मतलब उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम इसके अगर आर्डर को डिस्कस करें तो इसका आर्डर कुछ इस लिहाज से बनेगा। ये हमारे पास फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आर्डर एक डिस्कस करते हैं। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वही सिंपल इथाइल फ्री रेडिकल है, और ये इथाइल फ्री रेडिकल जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? हैलोजन के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अल्फा ब्रोमो इथाइल फ्री रेडिकल आ जाता है। यहां पर हम कर देते हैं अल्फा क्लोरो इथाइल फ्री रेडिकल, और यहां पर हम कर देते हैं अल्फा फ्लोरो इथाइल फ्री रेडिकल। अब यहां पर ये देखें ना, सबके अल्फा कार्बन पे हमने क्या चीज लगा दी? हैलोजन लगा दी। अब जिस हैलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो उतना फ्री रेडिकल को अनस्टेबल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका ज्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा। तो इसका भी जो सिंपल आर्डर बनेगा यही आर्डर बनेगा कि सिंपल इथाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्फा ब्रोमो इथाइल फ्री रेडिकल, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्फा क्लोरो इथाइल फ्री रेडिकल, और वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्फा फ्लोरो इथाइल फ्री रेडिकल।
ये हमारे पास कुछ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी थी, ये दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट था। अब थर्ड हम डिस्कस करते हैं जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल की। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन के केस में कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन ने 3 बॉन्ड फॉर्मेशन किए होते हैं। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उस कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को डिस्कस करूं तो अब कार्बन आयन पे कौन सा चार्ज है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देंगे, इनहेंस कर देंगे, स्टेबिलिटी कम कर देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जिनको हम आई नेगेटिव ग्रुप कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो कार्बन है उस पर कम कर देंगे, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करवा देंगे? बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आई पॉजिटिव ग्रुप जो है, आई पॉजिटिव ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो कार्बन आयन को अनस्टेबल कर देंगे, स्टेबिलिटी के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि आई नेगेटिव वाले जो विड्रॉइंग है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देंगे। यहां पर हम पहला लिखते हैं कि हमारे पास एक होता है टर्शरी कार्बन आयन, एक होता है सेकेंडरी कार्बन आयन, एक होता है प्राइमरी कार्बन आयन, और एक होता है सिंपल कार्बन आयन, जिस तरह मैं CH3 नेगेटिव कर दूं। अगर इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करें तो CH3 नेगेटिव जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन आयन जो है उसकी स्टेबिलिटी होगी 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बन आयन, और 2 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 3 डिग्री कार्बन आयन। रीजन क्या है? अगर हम 3 डिग्री कार्बन आयन में देखें, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लग गए, और ये तीनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? इस कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और इस कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करवा देते हैं? बढ़ा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये कार्बन आयन क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन के केस में क्या होता है? हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप उस कार्बन के साथ लिंक होते हैं जिस कार्बन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब 2 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं। अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन में देखें तो 3 थे डोनेट करने वाले, और अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखें तो 2 हैं डोनेट करने वाले। तो मीन जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कार्बन पे, और ज्यादा होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम प्राइमरी कार्बेनाइन की बात करें तो प्राइमरी कार्बेनाइन में जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन डायरेक्ट एक मिथाइल ग्रुप के साथ लिंक होती है। जब ये एक मिथाइल ग्रुप के साथ लिंक होगी तो एक ही मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। मीन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की निस्बत प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इस वजह से प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सिंपल कार्बोनाइन, सॉरी, ये कार्बोनाइन है, कार्बोकेटाइन नहीं है, कार्बोनाइन है। और अगर हम सिंपल कार्बोनाइन की बात करें तो सिंपल कार्बोनाइन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन पे वो सबसे कम होगी। इस वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सिंपल कार्बोनाइन की हमने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। एक और केस हम देख लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं तो वो क्या कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कार्बोनाइन है,
इसकी जो अल्फा कार्बन है, इस पर जो ग्रुप लिंक है उसको हम कहते हैं नाइट्रो NO2 ग्रुप लिंक है। और एक कार्बेनाइन है जिसकी अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप लिंक है? फ्लोरो लिंक है। एक और कार्बेनाइन है जिसकी अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप लिंक है? हाइड्रोक्सल ग्रुप लिंक है। और एक और कार्बेनाइन है जिसकी अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप लिंक है। अब जरा यहां पर ये देखें, ये सबकी ये अल्फा कार्बन है। जो कार्बेनाइन वाली कार्बन है उसके साथ डायरेक्ट लिंक कार्बन अल्फा कार्बन। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो कार्बेनाइन को उतना ज्यादा स्टेबल कर देगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। सेकंड में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट आता है? फ्लोरीन का आता है, फ्लोरो का आता है। उसके बाद किसका आता है? हाइड्रोक्सल का आता है। अगर उसके बाद देखें किसका आता है? अमाइनो का आता है। तो मीन इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा, उसके बाद फ्लोरो वाला, एंड देन हाइड्रोक्सल वाला, एंड देन अमाइनो वाला जो कार्बेनाइन है वो स्टेबल होगा। तीसरी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की। सिंपल हमारे पास एक कार्बेनाइन है N ब्यूटाइल कार्बेनाइन। इसमें फ्लोरीन जो है, जो फ्लोरो है, वो अल्फा कार्बन पर लिंक है। एक और कार्बेनाइन है जिसमें अब फ्लोरीन जो है वो बीटा कार्बन पर लिंक है। एक और कार्बेनाइन है जिसमें अब फ्लोरीन जो है वो गैमा कार्बन पर लिंक है। यहाँ पे नॉमिनेट कर देते हैं कार्बन को, ये बीटा कार्बन हो गई और ये हो गई हमारे पास गैमा कार्बन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर मूव करता जाएगा कार्बेनाइन से तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी कम होगी उतना कार्बेनाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी, उतना जो कार्बेनाइन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है ज्यादा होती जाएगी जैसे जैसे दूर होता जाएगा। इस वजह से ये जो फर्स्ट वाला कार्बेनाइन है इसमें चूंकि फ्लोरो जो है बिल्कुल नजदीक पड़ा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा दूर चला गया, उतने ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन गैमा वाले की निस्बत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि गैमा में फ्लोरो और ज्यादा दूर चला जाता है। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक आज एंड हुआ।